हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से हमारे भारत पे कब्जा कर चुका था, है ना। बहुत जगहों पे उन्होंने किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी किया, बहुत जगह पे उन्होंने डायरेक्टली भी हमला करके किया, बहुत जगह पे उन्होंने इनडायरेक्टली यानी कि उसको अंदर से वो खोखला करके उसको हरा दिए थे। इस प्रकार से मतलब कि जितने भी तरीके से हो सकता था उन्होंने अपने इंडिया में कंट्रोल को उन्होंने अपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया इंडिया में, ये हम लोग जान चुके हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अब अंग्रेज़ों का चूँकि भारत में कंट्रोल हो चुका है तो वो भारत को किस प्रकार से चला रहा है ना। इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे पॉइंट है वेरन हेस्टिंग्स भी हमारा एक गवर्नर जनरल थे जो कि कहाँ से कहाँ तक रहे थे, 1773 से लेकर 1785 तक रहे थे। ये भी हमारा जो था ना वेरन हेस्टिंग, ये भी हमारा गवर्नर जनरल थे। तो वेरन हेस्टिंग was one of the important figures who played a vital role in the expansion of company power। तो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इतना कुछ एक्वायर कर पाया, इतना कुछ वो इंडिया में भी अपने पावर को इस्टेब्लिश कर पाया, तो उनमें से जो सबसे बड़ा हाथ था वो हमारा था, वेरन हेस्टिंग का भी था। हालांकि बहुत सारे गवर्नर जनरल थे, सभी का हाथ था, लेकिन इनका भी एक अहम रोल उसमें रहा है, यानी कि भारत के ऊपर कंट्रोल करने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। और जब ये वेरन हेस्टिंग भारत में अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल था ना, तो उस समय पे इसी के दौरान यानी कि जब वेरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे तो इन्हीं के कारण बंगाल, बॉम्बे और मद्रास अंग्रेज़ अपने कंट्रोल में ले पाए थे। इसीलिए वेरन हेस्टिंग जो था ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल का आदमी था ये। ठीक है। इसी के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को कब्जा कर पाया था। अभी देखिए यहाँ पे आपके बुक में एक वर्ड मिलेगा, बहुत बार आपको परेशान भी करेगा। प्रेसिडेंसीज का मतलब क्या होता है, देखिए। ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। देखिए अब होता क्या था ना, अब ये होता था कि जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा है, अब इंडिया चूँकि इतना बड़ा है तो अंग्रेज़ एक साथ हर जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, इंडिया को अलग-अलग हिस्से में बाँट देते थे। अलग-अलग हिस्से में बाँट देते थे। समझिएगा इस चीज़ को। अलग-अलग हिस्से में इंडिया को बाँट देते थे। इससे होता था ना कि इंडिया अलग-अलग टुकड़ों में बँट जाता था और एक टुकड़ा किसी गवर्नर को दे दिया। कहा कि देखो भाई ये तुम इसको सँभालो। किसी दूसरा टुकड़ा दूसरे गवर्नर को दे दिया, तीसरा टुकड़ा तीसरे गवर्नर को दे दिया। मतलब कि ये अंग्रेज़ का तरीका यहाँ पे क्या था ना कि भारत चूँकि बहुत बड़ा था तो वो अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो क्या किया, अपने जो उसके जो बड़े-बड़े पोस्ट के इंसान थे, जैसे गवर्नर जनरल हो गया, फिर से हमारा गवर्नर हो गया, ऐसे-ऐसे जो हमारे कुछ लोग हुआ करते थे उस समय पे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ही पोस्टेड रहा करते थे, उनको कहते थे अंग्रेज़, देखो भाई इधर वाला एरिया तुम कंट्रोल करो, इधर वाला एरिया तुम कंट्रोल करो। तो वही था हमारा वो जो एरिया अलग-अलग बँटा हुआ है ना, एरिया जो अलग-अलग बँटा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसीज़। ठीक है, याद रहेगा। मतलब प्रेसिडेंसीज़ का मतलब क्या समझेंगे कि एरिया जो कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया ताकि वो अच्छी तरीके से वहाँ पे रूल कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज़ और उस समय पे 3 एरिया इन्होंने बाँटा था मेनली। हालाँकि एरिया तो हमारा बहुत सारा था उस समय पे, जहाँ पे कि अलग-अलग जगहों पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, लेकिन उस समय पे फ़िलहाल 3 जगहों में इसको बाँटा गया था, 3 अलग-अलग हिस्सों में। तो पहला हमारा था बंगाल, जिसको आज हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, मद्रास जिसको आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे जिसको आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों जगह हमारा जो है ना प्रेसिडेंसीज़ में बदला हुआ था, यानी कि इन तीनों जगह पे अंग्रेज़ एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा सकते थे। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करते थे, अपने गवर्नर को कह देते थे कि देखो भाई बंगाल को तुम संभाल लो, मद्रास को तुम संभाल लो और बॉम्बे को तुम संभाल लो, है ना। इस प्रकार से हमारा चलता था उस समय पे। उसके बाद फिर क्या है, ईच प्रेसिडेंसीज वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। वही बात है कि हर एक प्रेसिडेंसीज को रूल किया जाता था, यानी कि उस पर कंट्रोल रहता था किसका, गवर्नर का। और ये गवर्नर हमारा किसका आदमी होता था, ये गवर्नर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आदमी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। यानी कि जो प्रेसिडेंसीज हमारा बटा हुआ है, यानी कि अलग अलग हिस्से में जो बटा हुआ है, उसको तो रूल करेगा गवर्नर, लेकिन गवर्नर से भी हेड जो है हमारा वो कहलाता था गवर्नर जनरल। ठीक है,
यानी कि प्रेसिडेंसी हमारा किसके अंडर में है, गवर्नर के अंडर में है। गवर्नर किसके अंडर में है, गवर्नर जनरल के अंडर में है। यानी कि जो गवर्नर जनरल हमारा होता था ना, ये बहुत ही बड़े पोस्ट का इंसान होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, वैरेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है ऑफिशियल वर्क, है ना, प्रशासन कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में। तो जैसे आप अपने आसपास अपने शहर में आप देखते होंगे, जैसे सचिवालय है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, ये सारा का सारा हमारा किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, तो वैरेन हास्टिंग जो थे ना हमारे, वैरेन हास्टिंग अंग्रेजों का सबसे पहला गवर्नर जनरल था भारत में, ठीक है। और वैरेन हास्टिंग चूँकि बहुत ही पावरफुल इंसान भी थे, बहुत अच्छा वो काम भी करते थे अंग्रेज़ों के लिए, है ना। तो वैरेन हास्टिंग ने बहुत सारे चेंजेज को वो इंडिया में लाए थे, यानी कि बहुत सारे ऑफिशियल वर्क में इन्होंने बदलाव किया था। आगे बढ़ते फिर, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड। 1772 के बाद 1772 से ही आप कह सकते हैं कि 1772 से इंडिया में एक नया सिस्टम लागू हो गया था, किस चीज़ को लेकर, जस्टिस को लेकर, यानी कि न्याय को लेकर। किस प्रकार से यहाँ पे न्याय सुनाया जाता होगा उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला, जैसे हमारा एक पटना जिला है ना, उसके बाद फिर हमारा भागलपुर एक ज़िला है, इस प्रकार से एक एक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट रहेगा। पहला कोर्ट का नाम है क्रिमिनल कोर्ट, और क्रिमिनल कोर्ट का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं इसको प्यार से कभी कभी फौजीदारी अदालत भी कह सकते हैं। एंड अ सिविल कोर्ट, और दूसरा जो हमारा कोर्ट रहेगा वो रहेगा एक सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट को भी हम लोग कभी कभी प्यार से दीवानी अदालत भी कह सकते हैं। तो यदि आपको फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत याद ना रहे तो आप केवल याद रखिए क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला में 2 कोर्ट रह सकते हैं, उस समय पे इन्होंने ये नियम लाया था। आगे बढ़ते हैं फिर, द क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी कोर्ट वेयर अंडर अ काजी। क्रिमिनल कोर्ट जो हमारे थे ना, जो कि हम लोग उसको फौजदारी अदालत भी कहते हैं, वो किसके अंडर में काम करता था, वो काम करता था काजी के अंडर में। काजी का मतलब होता है जज, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट है तो वो जज के अंदर में ही काम करेगा। एंड अ मुफ्ती, एक जज के अंदर में काम करता था और एक मुफ्ती के अंदर में काम करता था। मुफ्ती कौन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु एक्सपेंड द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मतलब कि जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट था ना, उस पर 2 इंसान का कंट्रोल ज़्यादा होता था। सबसे पहला काजी, और काजी हमारा होता कौन था, जज होता था। दूसरा मुफ्ती, मुफ्ती वो इंसान होता था जैसे कि जज ने कुछ कह दिया कि देखो भाई ये हम नियम लागू कर रहे हैं, जाके इनको फैला दो, सबको जाके घर घर बता दो, तो वो था हमारा मुफ्ती। तो काजी हमारा कौन हो गया, काजी हो गया जज जो कि न्याय सुनाएगा। अब मुफ्ती क्या हो गया, मुफ्ती वो हो गया जो कि जज के न्याय को दूर दूर तक फैलाएगा, लोगों को बताएगा कि देखो जज साहब ने ऐसा कहा है। तो क्रिमिनल कोर्ट इन्हीं दोनों के अंदर में काम करता था, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। लेकिन इनके ऊपर भी नज़र किसका रहता था, इसके ऊपर भी नज़र रहता था कलेक्टर का। यानी कि इन दोनों से भी जो हमारा सबसे ऊपर टॉप लेवल पे काम करता था वो था हमारा कलेक्टर। और कलेक्टर को आज हम लोग क्या कहते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ में आ गया होगा। तो ये कलेक्टर जो है ना हमारा, ये कलेक्टर आज हम लोग इसका नाम, हालांकि आज भी हम लोग हिंदी में कलेक्टर ही कहते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, क्रिमिनल कोर्ट के हेड हुआ करते थे उस समय पे काजी, और काजी का मतलब होता है एक जज, और मुफ्ती के अंदर में हुआ करता था, काजी और मुफ्ती के अंदर में। और मुफ्ती क्या करता था, जज के यानी कि काजी के न्याय को लोगों के बीच में फैलाता था। और लेकिन मुफ्ती और काजी भी किसके अंडर में काम करता था, मुफ्ती और काजी भी कलेक्टर के अंदर में काम करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, द सिविल कोड, ये तो हो गया हमारा क्रिमिनल कोड के बारे में। अब सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं। द सिविल कोड यानी कि दीवानी अदालत वेयर अंडर द मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स। देखिए मौलवी हम लोग किसको कहते हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं ना पंडित होते हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं, उसी प्रकार से हमारे मुस्लिम धर्म में भी हमारे जो पुजारी होते हैं उसको हम लोग मौलवी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सिविल कोर्ट हमारे किसके अंडर में काम करता था, सिविल कोर्ट हमारा मौलवी और पंडित के अंदर में काम करता था, ठीक है। हु इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और चूँकि सिविल कोर्ट हमारा काम करता था किसके अंडर में, मौलवी और पंडित के हिंदू पंडित के अंदर में वो काम करता था, लेकिन इसके भी हेड हुआ करते थे कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर, यानी कि वही हमारा डीएम हो गया। उसके बाद अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स gave different interpretation of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र, संस्कृत टैक्स प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। देखिए धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र का मतलब होता है संस्कृत टैक्स प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि धर्मशास्त्र हमारा एक संस्कृत में लिखा हुआ लैंग्वेज होता है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हमारा रहता है जो कि हमारे सोशल रूल्स यानी कि हमारा सामाजिक रूल यानी कि नियम हमारा क्या होना चाहिए, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए ये बताता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा था, सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा था चूँकि क्रिमिनल कोर्ट भी अंडर में है, किसके, कलेक्टर के अंडर में है। सबसे ऊपर कौन है, कलेक्टर, और कलेक्टर हमारा होता कौन था, अंग्रेज का ही एक आदमी होता था। और चूँकि अंग्रेज है तो उसको तो हिंदी उतना समझ में आता नहीं होगा, है ना, हमारा जो नॉलेज है उसको वो समझ में आता नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमारा एक सिविल कोर्ट था तो सिविल कोर्ट में हालांकि मेन लीडर तो कौन थे, मौलवी और पंडित, लेकिन इसके ऊपर भी काम कौन करते थे, इसके ऊपर भी काम करते थे कौन, कलेक्टर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये आता था ना कि यदि किसी जज को सज़ा सुनाना होता था ना तो वो उसको हिंदी आता नहीं था, और चूँकि हिंदी नहीं आता था इसके साथ ही साथ उसको हमारा बेसिक मेरा धर्म क्या कहता है ना, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होना चाहिए, ये भी उनको उतना समझ में नहीं आता था। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र, मतलब ये हो गया कि चूँकि हमारा हिंदू धर्म जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे यदि आप हिंदू धर्म में यदि कोई गलती करता है तो आप उसको डायरेक्टली मार नहीं सकते हैं, है ना, मतलब कि उस समय पे हिंदू धर्म में सज़ा देने का तरीका अलग था, मुस्लिम धर्म में सज़ा देने का तरीका अलग था। मुस्लिम धर्म का ज्ञान अलग होता है, उसका ज्ञान अलग होता है ना, यानी कि इंटरप्रिटेशन दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे अंग्रेज कलेक्टर थे ना ये और जो जज थे हमारे, ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर बात सुने तो सुने किसका, क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग है अपने अपने धर्म को देखने का, है ना। जैसे यदि आप देखें तो हिंदू धर्म में हम लोग दिवाली, छठ, दशहरा ये सब मनाते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में हम लोग ईद, मुहर्रम, बकरीद ये सब मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कलेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि यदि आखिर ये हो क्या रहा है। यदि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा किसी और कारण से हुआ है, कोई कह रहा है किसी और कारण से हुआ है, मतलब कि इनको ना पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या चल रहा है यहाँ पे। हिंदू धर्म में मान लीजिए कोई गलती हुआ तो वो कहते थे कि ये हमारा बेसिक राइट है, इसमें हमारा गलती नहीं है। हिंदू धर्म में कोई गलती हो गया तो वो भी कहते थे कि इसमें हमारा गलती नहीं है। तो यहाँ पे इसको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और इन दोनों के धर्म को वो समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम का धर्म अलग होता है और हिंदू का धर्म अलग होता है उस समय पे। तो ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर किसी को सज़ा क्या दे, है ना। तो इससे उन्होंने छुटकारा पाने के लिए क्या किया, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इनसे बचने के लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यानी कि एक नियम कानून लाने के लिए उन्होंने क्या किया, इन 1775 11 पंडित्स वेयर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि 1775 में उन्होंने क्या किया, 11 पंडित को बुलाया, 11 पंडित को उन्होंने बुलाया, किन्होंने, अंग्रेज़ों ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि आपका जो भी धर्म है ना, आपके धर्म में जो भी लिखा हुआ है उन सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में करके हमको दीजिए। यानी कि आपका जो धर्म है ना वो बहुत ही लंबा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 11 पंडित को उन्होंने बैठाया, बोला कि भाई देखो न्याय वाय सुनाने में ना हमको बहुत ही दिक्कत हो रहा है, तो तुम क्या करो, अपना जो हिंदू धर्म का जो तुम्हारा अपना नियम कानून है ना उसको एक अलग पेज में बहुत ही शॉर्ट में लिख के हमको दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर NB हेलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। तो लेकिन NB हेलहेड एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हमारे नियम कानून थे, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र थे, उन्होंने क्या किया उस हिंदी को, और उस समय पे तो संस्कृत भी चलता होगा, तो उन्होंने क्या किया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि अंग्रेज़ों को हमारा धर्म भी समझने में आने लगा, प्लस उसको अब कोई भी ऑफिशियल वर्क में कठिनाई भी नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बाई 1778 अ कॉड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। उसके बाद उसके साथ ही साथ एक मुस्लिम रिलीजन का भी एक समरी के रूप में उसको भी कहा गया कि भाई तुम भी एक अपना हमको अपने धर्म का कॉपी दे दो, ताकि तुम्हारे धर्म को भी हमको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए आगे,
अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक एक्ट निकाला गया था। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उस एक्ट के तहत होता क्या था, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड। याद रखिएगा, उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो किस एक्ट के तहत किया था, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस चीज़ को याद रखने वाली बात है कि 1773 में एक हमारा एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और उस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द सदर निजामत अदालत, इसका मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ये जो है ना द सदर निजामत अदालत, ये मेनली हमारा एक छोटा सा एक क्रिमिनल कोर्ट ही जैसा होता था। वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में हालांकि हर जगह पर उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट और जैसे यहाँ पे हमारा अभी दो कोर्ट हम लोग यहाँ पे बात किए थे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ये तो था ही हर एक जगह पे। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, द सदर निजामत अदालत यानी कि एक तरह का और क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने बना दिया, कहाँ पे, कलकत्ता में बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एक और चीज़ यहाँ पे जो आपको जान लेना चाहिए वो ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट आखिर किस चीज़ के इश्यू को वो हैंडल करता होगा। क्योंकि नाम से ही क्रिमिनल कोर्ट का मतलब कि कोई किसी को मार दिया, कोई किसी के सामान को चुरा लिया, है ना, कोई क्राइम मतलब कि यदि कोई कर रहा है तो वो उसका सज़ा सुनाया जाता था कहाँ पे, उसकी सुनवाई कहाँ पे होती थी, क्रिमिनल कोर्ट में हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन सिविल कोर्ट में क्या होता था, सिविल कोर्ट में कोई रिलीजियस राइट हो गया, यानी कि धर्म के नाम पे दंगा हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम के रूप में दंगा हो गया, इस प्रकार का जो हमारा होता था, इस प्रकार का हमारा सज़ा सुनाया जाता था कहाँ पे, सिविल कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हाँ यहाँ बात कर रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। द मेन जॉब ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर कौन, वही कलेक्टर जो कि आज हम लोग किसको किस रूप से जानते हैं, डीएम के नाम से जानते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं जिला पदाधिकारी। ठीक है, उसके बाद द मेन जॉब ऑफ कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas। तो उस समय पे कलेक्टर का मेन काम क्या होता था, कलेक्टर का मेन काम उस समय पे होता था कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, अलग अलग जगहों से टैक्स को कलेक्ट करना। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे आप टैक्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे उस समय पे, अलग अलग जगहों से टैक्स को वसूलते थे, है ना, रेवेन्यू को वसूलते थे। आप दोनों का मतलब अब फिलहाल अभी आप समझ सकते हैं, सेम समझ सकते हैं। उसके बाद मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसके ज़िला में पूरी तरीके से नियम कानून को लागू करवाना, मेंटेन करके रखना विद द हेल्प ऑफ जजेज। और इतने सब कुछ वो करवाने के लिए, यानी कि कलेक्ट, वो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, अपने राज्य में लॉ और ऑर्डर को वो मेंटेन करवाते थे, इनको इतना कुछ करवाने के लिए इसका जो सपोर्ट करता था वो कौन करता था, जज करते थे, पुलिस ऑफिसर करते थे, दरोगा करते थे। और जहाँ पे कोई बात नहीं मानता होगा तो वहाँ पे ये लोग सज़ा भी दिया करते होंगे। ठीक है, और सज़ा देने के लिए हमारे पास दो दो कोर्ट है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एक और यहाँ पे कोर्ट था कौन सा, जो कि केवल और केवल कलकत्ता में था, द सदर निजामत अदालत। आगे बढ़ते हैं फिर। द ऑफिस ऑफ कलेक्टर वॉज द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। और जो कलेक्टर का हमारा ऑफिस हुआ करता था उसको हम लोग किस नाम से पुकारते थे, कलेक्टर के ऑफिस को कलेक्ट्रेट के नाम से पुकारते थे। और कलेक्ट्रेट एक ऐसा ऑफिस था जहाँ से कि हर एक चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सॉरी, इसके बाद तो हमारा एक अलग ही टॉपिक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टर का क्या मेन रोल था। कलेक्टर का मेन रोल रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, टैक्स को कलेक्ट करना था, है ना, अपने राज्य में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करवाना था। और इनको इन सब चीज़ों को करने के लिए मदद कौन करता था, मदद उसको करता था जज हो गया, है ना, पुलिस ऑफिसर हो गया, उसके बाद दरोगा हो गया, ये सारा का सारा उसको मदद करते थे। और जो कलेक्टर जहाँ पे बैठ के अपना काम क्या करते थे उसको हम लोग कहते थे कलेक्ट्रेट। और ये कलेक्ट्रेट जो हमारा ऑफिस हुआ करता था ना कलेक्टर का, यहीं से ही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते थे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।